हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे साथ जुड़कर आप सभी का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और ट्रेडिंग जर्नल तरक्की के रास्ते पर अवश्य चल रहा होगा और आप लोगों को काफ़ी कुछ हमारे साथ जुड़कर प्राइस एक्शन, प्राइस बिहेवियर, प्राइस एनालिसिस के बारे में सीखने को मिल रहा होगा। दोस्तों वैसे तो आप सभी के प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के बहुत से क्वेश्चंस मुझको मिलते हैं, लेकिन जो कॉमन दो क्वेश्चंस अभी हाल फिलहाल मेरी नज़र में आ रहे हैं, बहुत से लोगों ने ये मुझसे पूछा है, तो मैं पहले उन दो का सवाल आपको दे देना यहाँ पे चाहता हूँ। उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बहुत से लोगों ने ये पूछा कि सर फंडामेंटल एनालिसिस करके किसी कंपनी को चुनकर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की जाए या प्राइस एनालिसिस की मदद ली जाए। मेरा इन लोगों को बड़ा सिंपल सा ये कहना है कि डेफिनेटली फंडामेंटल एनालिसिस के माध्यम से हमें एक अच्छी कंपनी का चुनाव हम कर पाते हैं कि जिससे हमें पता चलता है कि कोई कंपनी का अगर डेट फ्री है, उसकी प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा है, उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर की चल रही है, उसकी सेल्स ग्रोथ है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उसका बहुत अच्छे रेशो में काम कर रहा है, तो डेफिनेटली वो एक अच्छी कंपनी है। फंडामेंटली वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि उस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को खरीदना कहाँ पर है, कब खरीदना है, कहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी है, कहाँ पर उसमें से री एंट्री करनी है और कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर कर साइड में बैठना है और दोबारा कोई डिमांड क्रिएट होने की वेट करनी है ताकि उसके अंदर हम और पैसा बना सकें। ये सब चीज़ें हमें प्राइस एनालिसिस बताएगा, प्राइस बिहेवियर बताएगा। फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल के लिए मैं एक नाम ले रहा हूँ, कोई ये रिकमेंडेशन नहीं है। एक मान लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की हम बात करते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, बहुत अच्छा मार्केट कैप है, वो एक बहुत बड़े साइज़ की कंपनी है और हाल फिलहाल उसके अंदर कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को लेना किस भाव पर है, 2100 पर खरीदें, 2400 पर खरीदें, 1900 पर खरीदें, किस भाव पर उसके अंदर एंट्री करें जहां से हमें एक अच्छी रैली मिले, वो हमें प्राइस एनालिसिस बताएगा, प्राइस एक्शन हमें बताएगा कि जहां पर उसके अंदर एक अच्छी खासी डिमांड जब क्रिएट हो तब हमें उसके अंदर एंट्री करनी है। डेफिनेटली चाहे कोई स्टॉक जितना भी मर्जी अच्छा फंडामेंटली स्ट्रांग क्यों ना हो, उन स्टॉक्स के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग होती है, अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स होती है, उनके अंदर भी शॉर्ट्स बनते हैं, उनके अंदर भी वो सभी चीज़ें होती हैं, डिमांड, सप्लाई, अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स या शॉर्ट्स, जो एक आम स्टॉक के अंदर होती है। तो हमें उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है कि ये अच्छी बात है कि मैंने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग 10 कंपनियां निकाली ABCD। अब मैं उस ABC कंपनी के अंदर मैंने ये देखा कि वो एक हाई लेवल पे काम कर रही है या एक ऐसी एरिया में, एक ऐसे प्राइस में काम कर रही है जहां पर कोई खास डिमांड उसके अंदर है ही नहीं, तो वो प्राइस वहां पर स्टक हो जाएगा, मान लीजिए 1 2 3 4 महीने के लिए। तो उन 4 महीने में आपकी कैपिटल इरोड नहीं हुई, लेकिन आपने कुछ कमाया भी तो नहीं। और अगर 5वें 6ठे महीने के अंदर उसके अंदर कोई करेक्शन आती है और उस करेक्शन के बाद कहीं पर किसी ऐसी जगह पर एक डिमांड क्रिएट होती हुई दिखती है हमें, तो वहां पर आप उस फंडामेंटली कंपनी के अंदर एंटर कीजिए, आपका पैसा जल्दी बनेगा और बड़ा बनेगा, आपको इंतजार करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक IT सेक्टर के ऊपर वीडियो बनाई थी, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। अगर आप IT सेक्टर को जाकर के देखें, IT कंपनीज को जाकर के देखें, तो आप वहां पर पाएंगे कि जनवरी 2021 से लेकर लगभग जून जुलाई 2023, 1.5-2 साल IT कंपनीज एक डाउनफॉल के अंदर थी और वहां पर करेक्शन का दौर चल रहा था, कुछ पीरियड में वहां पर सप्लाई भी थी। अब ऐसे सिनेरियो में अगर आप इन्फोसिस, LTI, परसिस्टेंट या और बहुत सारी ऐसी अच्छी कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, अगर आप उनके अंदर इन्वेस्टमेंट उस टाइम पे कर करके बैठते तो आपका पैसा बनता ही नहीं, आप उल्टा शायद आपको नुकसान ही हो रहा होता, आपका पोर्टफोलियो माइनस में होता उन IT स्टॉक्स के अंदर। तो आप ऐसी सिनेरियो में आप IT स्टॉक्स में कब एंट्री करें, जब उसके अंदर डिमांड क्रिएट हो। फॉर एन एग्जांपल, अब वो डिमांड अभी हमें दिखी ताज़ा जून जुलाई अगस्त 2023 के 3-2.5-3 महीने के दौरान एक एरिया के अंदर वहां पर डिमांड पैदा हो रही थी। अब वहां से 30,500 IT इंडेक्स उठ करके आज सिर्फ 1 सवा महीने के अंदर 32,800 या 33,000 मोटा मान लीजिए, लगभग 2,500 पॉइंट की रैली आ गई। इस 2,500 पॉइंट में IT इंडेक्स जो 6-7-8% चढ़ा, उसी समय पर IT स्टॉक्स, कुछ स्टॉक्स जिनका मैंने अभी नाम लिया, कोई रिकमेंडेशन नहीं है फिर से, उनके अंदर क्योंकि तब डिमांड क्रिएट हुई थी और वो स्टॉक्स ने 2 महीने के अंदर किसी ने 20%, किसी ने 18%, किसी ने 10% का रिटर्न दे दिया। तो अब वो आदमी ज़्यादा समझदार है जिसने 2021 में इन्वेस्टमेंट करी या मिड ऑफ 2021 इन्वेस्टमेंट करी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी देखकर। यस, नो डाउट IT सेक्टर की जिन कंपनीज का मैंने नाम लिया वो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है,
लेकिन वही स्टॉक लेना कब है? वो एक स्टॉक जो जिसने टाटा एल्क्सी की बात करते हैं, जो 10,000 का पीक उसने हाई बनाया, नीचे 5,000 का लो बना दिया, जब वो 10,000 तक जा रहा था उसके बाद उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई। कुछ ऐसे लेवल्स थे जहां पर सप्लाई भी क्रिएट हुई छोटी मोटी, जिन दोनों वजहों से वो प्राइस टाटा एल्क्सी का 6,000 तक आ गया, 40% की करेक्शन आ गई फ्रॉम द हाई पॉइंट। अब कोई 8,000 पे ले रहा है, कोई 9,000 पे ले रहा है, कोई 7,000 पे ले रहा है, किसी ने 5,000 पे लिया, लेकिन समझदार कौन निकला? जिसने वो पैसा अपना उस 1.5 साल के दौरान टाटा एल्क्सी से, जिसको ये देखना आता था कि प्राइस बिहेवियर क्या बोल रहा है, उसने पीक लेवल पर, ऑलमोस्ट पीक लेवल के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करके उस पैसे को किसी और ऐसे स्टॉक में लगाया जहां पर डिमांड क्रिएट हो रही थी, और टाटा एल्क्सी को अपनी एक वॉच लिस्ट में रखा कि जब अब दोबारा इसके अंदर डिमांड क्रिएट होगी तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। अब वो उसको नहीं पता था उस टाइम की वो 7,000 पे होगी, 5,000 पे होगी या 8,000 पे होगी। फिर से वही बात है, अपना दिमाग नहीं लगाना। लेकिन वो 1.5 साल बाद देखा गया कि 6, 6.5, 7,000 के आसपास फिर से डिमांड क्रिएट हुई। आज फिर टाटा एल्क्सी का प्राइस कहां पर खड़ा हुआ है, ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। तो इस 1.5 साल के दौरान आपने वो पैसा अपना टाटा एल्क्सी में ना रख के एक ऐसे स्टॉक में रखा जहां पर डिमांड क्रिएट हो रही थी। तो आपने उस 1.5 साल के दौरान भी उस पैसे से पैसा बनाया, और जब आपको दिखा 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद या 1.5 साल बाद कि टाटा एल्क्सी के अंदर अब डिमांड क्रिएट हो रही है, तो हो सकता है जिस स्टॉक के अंदर आपने तब जब डिमांड क्रिएट हो रही थी आपने बाइंग की थी, यहां से पैसा निकालकर अब उस स्टॉक के अंदर वहां पर सप्लाई क्रिएट हो रही हो या अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स हो रहा हो, आपने वही पैसा वहां से निकाला और उस पैसे को वापस अब आपने टाटा एल्क्सी में लगा दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका पैसा हमेशा आपके लिए काम कर रहा था, और ये तभी हो पाया जब आप डिमांड सप्लाई को आइडेंटिफाई करना आता था। अगर डिमांड सप्लाई आपको आइडेंटिफाई करनी नहीं आती थी तो दो दोस्त हैं, एक दोस्त ने टाटा एल्क्सी के अंदर 1.5 साल से बैठा हुआ है, उसने अपनी कैपिटल को 40% डाउन भी देख लिया और फिर उसने ऊपर वापस रिकवरी होते हुए भी देख लिया, और एक आदमी ने टॉप के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करी, वापस उसने 40% नीचे फिर ले लिया और अब फिर से वो टॉप के आसपास खड़ा है, और अपने उस पैसे को 1.5 साल के दौरान उसने किसी और स्टॉक के अंदर भी इस्तेमाल कर लिया और वहां से भी पैसे से पैसा बना लिया। तो समझदार कौन निकला? तो कहने का मतलब क्या है, आपके सवाल का जवाब कि जिन्होंने मेरे से ये सवाल किया कि फंडामेंटल बेसिस पर हमें स्टॉक लें या प्राइस एक्शन को देख करके लें, डेफिनेटली आप फंडामेंटल एनालिसिस करके कंपनी की सारी इन जो इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं उनको जज करके आप एक अपनी वॉच लिस्ट बनाएं और पैसा उसमें लगाएं जिसके अंदर डिमांड क्रिएट हो रही है, और वहां पर आपकी प्राइस एनालिसिस आपकी हेल्प करेगा। और जिन स्टॉक्स के अंदर अभी डिमांड क्रिएट नहीं हो रही है, अभी फिलहाल पैसा ना लगाएं। 10% ऊपर, 5% ऊपर, 8% ऊपर, जब उसमें डिमांड क्रिएट होगी 6 महीने बाद या कल या 1 साल बाद, तब पैसा लगाएं। और इन द मीन टाइम उस पैसे को आप किसी और स्टॉक के अंदर लगाएं जहां पर डिमांड क्रिएट हो रही है। आपका पैसा भी नहीं घटेगा और आपका पैसा कहीं ना कहीं काम पर लगा रहेगा। और अगर आपको कोई ऐसा स्टॉक नहीं मिल रहा है अच्छे फंडामेंटल के बेसिस के ऊपर कि जहां पर कहीं पे भी डिमांड क्रिएट नहीं हो रही है, उस समय पर आप उस पैसे को निकाल कर डेट फंड्स में लगा दें, आप उसकी एफडी करा दें, आप किसी और ऐसे लिक्विड डेट फंड में डाल दें, वहां पे भी आपको रिटर्न मिलेगा। बजाय आपका पैसा भी इरोड नहीं होगा, आपकी कैपिटल भी डिक्रीज नहीं होगी, आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा, और आपका पैसा कम रिटर्न बनाएगा लेकिन बनाएगा, और आपकी शांति भी रहेगी, पीस ऑफ माइंड भी रहेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि फंडामेंटल एनालिसिस अगर आपको करना आता है तो वो सोने पे सुहागा है। आप उन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए, यहाँ पे पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। आप इसको ट्रेडिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिन स्टॉक्स के फंडामेंटल मजबूत है, हम उन स्टॉक्स के साथ प्राइस एनालिसिस को जोड़ दें और देखिए किस तरीके से आप तरक्की के रास्ते पर चलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आपकी बात का जवाब मिल गया होगा। दूसरा जो कॉमन क्वेश्चन दोस्तों मेरे पास आता है वो ये कि सर आपके कोर्स की फीस बहुत ज़्यादा है। तो मैं उन सभी लोगों को ये कह देना चाहता हूं, फीस आज आपको ज़्यादा लग रही है, जिस दिन आपको ये चीज़ें समझ में आ गई आप खुद कहेंगे कि सर फीस कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज़ दोस्तों की अच्छी चीज़ तो हमेशा महंगी ही होती है। एक कहावत है जो बड़े बुजुर्ग हमें सुना गए थे कि महंगा रोएगा एक ही बार, सस्ता रोएगा बार बार। तो डिसीजन आपको लेना है। फिर भी क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट आई हैं तो मैं भी उस चीज़ के ऊपर विचार कर रहा हूँ। अगर कुछ बन सकेगा तो आने वाले दिनों में मैं आपके लिए कोई ना कोई ऑफ़र ज़रूर लेकर के आऊँगा। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं कि आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं ऑफ़र्स के लिए, तो फिर मैं भी कुछ सोचूंगा और डेफिनेटली उसके ऊपर कुछ अगर हो सकेगा तो मैं काम ज़रूर करूंगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने मेन टॉपिक की कि कल 13 सितंबर 2023 के लिए प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। कोई मेजर चेंज नहीं है दोस्तों प्राइस के अंदर।
जो डिमांड बनी थी 4 सितंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में 19,440 से 19,490 स्पॉट निफ्टी लेवल के दौरान, और फिर उसके बाद 5, 6 और 7 सितंबर के ट्रेडिंग सेशन में भी प्राइस के अंदर डिमांड देखी गई। उन सभी डिमांड्स के बलबूते पर प्राइस यहां तक पहुंचा है। आज के ट्रेडिंग सेशन के खत्म हो जाने तक भी उस पूरी डिमांड की ना तो किसी तरीके से कोई अनवाइंडिंग दिखी और ना ही कोई सप्लाई का दूर दूर तक नामो निशान था प्राइस के अंदर। तो प्राइस एक्शन थ्योरी बड़ा क्लियरली हमें कल 13 सितंबर 2023 के लिए बड़ा क्लियरली एक चीज बोलती है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर, कि हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। अगर किसी भी वजह से प्राइस नीचे आता है, किसी भी खबर, डाटा या किसी और तीसरी चीज की वजह से, तो हमें वेट करनी चाहिए और प्राइस के यू टर्न लेने की वेट करनी चाहिए। और जब भी प्राइस कहीं से यू टर्न ले एक सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। तो ये टोटल कहानी है दोस्तों कल 13 सितंबर 2023 के लिए। प्राइस यहाँ से कहाँ तक जाएगा, कहाँ प्रॉफिट बुकिंग होगी, कहाँ से रिवर्सल होगा और डिमांड क्रिएट होगी या नहीं होगी, इन सब चीज़ों में हमें दिमाग नहीं लगाना है। हमेशा की तरह हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस को फॉलो करना है। प्राइस हमें सब कुछ बताएगा होते हुए कि प्राइस के अंदर क्या हो रहा है, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। लेकिन जैसा मैंने भी कहा, आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक ना तो अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स प्राइस के अंदर दिखी, ना ही कोई सप्लाई का दूर दूर तक नामो निशान था। तो हमें शॉर्ट सेलिंग के बारे में सोचना भी नहीं है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी है। प्राइस एक्शन थ्योरी बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को हमारे चैनल के साथ जुड़कर काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा, हमारा कंटेंट आपके काम आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। जो मेरे भाई बहन हमारे वीडियो के साथ आज पहली बार जुड़े हैं, मेरी उनसे खास रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें, उससे आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले दिनों में हम प्राइस एक्शन के ऊपर यहाँ पर जो भी बात करें वो आपसे ना छूटे। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम इवेल्युएट करेंगे कि 13 सितंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर कोई नई डिमांड क्रिएट हुई और सप्लाई क्रिएट हुई, या जो डिमांड क्रिएट हुई थी उसकी अनवाइंडिंग हुई। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।